नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हैं ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे एच.सी. ओरेस्टेड ने 1820 में, ठीक है। तो उसकी डिस्कवरी से पहले ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट ब्रांचेस मानी जाती थी कि इलेक्ट्रिसिटी एक डिफरेंट है ब्रांच और मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट ब्रांच है। बट आफ्टर हिज डिस्कवरी क्या माना जाने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक सिंगल ब्रांच वन ब्रांच माने जाने लगा, तो उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ओरेस्टेड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसने बोला कि जब भी हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे किसी भी वायर में से, ठीक है। ये मान लो हमारे पास वायर है, तो वायर में से करंट को अगर पास करेंगे ना, तो एक मैंने आपको पहले भी बताया था मैग्नेटिक नीडल के बारे में। तो मैग्नेटिक नीडल वो चीज़ है जो ये बताएगी कि जो करंट है वो मतलब वायर में से फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट पास होने की वजह से इस वायर में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ आने लगेंगी, तो मतलब उस मैग्नेटिक नीडल में क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिफ्लेक्शन शुरू होनी हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन अगर होगी मतलब वो डिस्प्लेस करेगी। अगर ऐसे है, मान लो वो ऐसे पहले है मैग्नेटिक नीडल, बट उसने अगर उसे लगा कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, इसकी टुवर्ड्स क्या कर जाएगी, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये शो करने के लिए कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो खुद एक्ट करेगी एज अ स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी एज अ स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। और जो जब स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी तो वो ये बताने के लिए डिफ्लेक्ट करेगी कि किसके अराउंड, एक कंडक्टर के अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यही बताया ओरेस्टेड ने कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वायर में से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि किसके थ्रू शो किया जाएगा, थ्रू दी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है जी। तो ओरेस्टेड ने ये भी बताया था कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन अगर चेंज करेगी ना, तो नीडल है जो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करेगी। तो ओरेस्टेड ने सिर्फ इतना बताया, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताया उसने कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक सिंगल ब्रांच है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। फिर ओरेस्टेड ने बोला कि जब भी करंट को वायर में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक नीडल वो खुद एक्ट करती है एज अ स्मॉल मैग्नेट। क्यों स्मॉल मैग्नेट एक्ट करती है, ताकि जब भी मैग्नेट में से कोई भी करंट पास करे, ये बताने के लिए कि उसके थ्रू या उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके अराउंड। तो ये क्या है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर हमने करना है नेक्स्ट है जो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर। अब हमारे पास क्या है, ये देखना है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखना है, बताना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसमें फर्दर पहले केसेस देखेंगे। जो फर्स्ट केस है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई ये है स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया, ये हमारे पास है की, ठीक है, ये हमारे पास है बैटरी, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये की है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ये हमने मान लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक है। तो इसको क्या कनेक्ट किया, किसके थ्रू, की के साथ कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है जी। अब जब भी हम स्विच ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, तो जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि करंट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा।
अब हमने ये देखना है कि इस करंट की वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि जब भी ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के अराउंड क्या होना शुरू हो जाएगा, सर्कल्स हैं जो वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो सर्कल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप बोलते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर क्या है, एक ही है। ये इसका सेंटर है, इसके अराउंड ये सर्कल बन रहा है, फिर ये सर्कल बन रहा है, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जब भी करंट इसमें से पास करेगा तो ये जो कंडक्टर में क्या बनना शुरू हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से हम करंट को पास कर रहे हैं तो करंट हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब उसने यहाँ से फ्लो करना शुरू कर दिया और यहाँ तक वो पहुँच गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कंडक्टर है तो इसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे। कंसेंट्रिक का मतलब जिनका एक ही सेंटर है, सिंगल सेंटर, ठीक है। सारे सर्कल्स हैं, एक ही सेंटर है, ठीक है। तो ये शो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ ये शो कर रही है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है जो वो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे इसी का एक यूज़ करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट जो है जो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है कि मान लो ये हमारा ये राइट हैंड है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको शो करना है, तो जो ये आपका थंब होगा, थंब शो करेगा कि किस डायरेक्शन में जो आपका है जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, तो ये पहले राइट हैंड लो, राइट हैंड की ये चीज़, ये जो थंब होगा आपका, ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपके पास कि डायरेक्शन क्या है करंट की। और जो कर्ल ऑफ फिंगर है, कर्ल ऑफ फिंगर मतलब ये चीज़ है जो ये आपको क्या बताएगी, ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, ये आपका राइट हैंड हो गया, ठीक है। राइट हैंड में क्या करोगे, एक थंब ऐसे करोगे और जो आपकी फिंगर्स है उसको ऐसे कर्ल करोगे। तो ये जो थंब होगा आपका, ये थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स का जो कर्ल है जो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट है जो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, देखो कि जो हमारा बी है, जो बी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसे मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को डोनेट करोगे आप बी से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर या फ्लोइंग थ्रू दी वायर। तो बी है जो वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हम करें तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बी फैक्टर जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस किसके कि एक मान लो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी और इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वायर। मान लो ये आपके पास वायर है, यहाँ पे वायर है आपके पास, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ से जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आर हमने मान लिया, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास मान लो ये आयरन है, आयरन फीलिंग्स है, ठीक है, और ये आपके पास एक मैग्नेट है। अगर आयरन को इसके नज़दीक लेके आओगे, नियर इसके लेके आओगे, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना इतना। बट जैसे जैसे आयरन को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो यही उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड आर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस है जो
वो इंक्रीज करता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता जाएगा, वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो आपके पास क्या बनेगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इसके इक्वल आ गया ये। अब देखो बेटा ध्यान से कि जो ऐसे यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के, वो हम लेते हैं टेस्ला। ठीक है, वो क्या है, टेस्ला। और टेस्ला मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। अब हम अगर देखें कि जो B है वो हमारा करंट और जो R है वो उसके इक्वल है। ठीक है, तो करंट है जो उसके यूनिट्स मैंने आपको बता रखे हैं, वो है एम्पियर। करंट के यूनिट्स क्या हैं आपके पास, एम्पियर। और जो R है वो क्या है आपके पास, R क्या है आपके पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में लिखते हैं, मीटर्स में। डिस्टेंस किस में लिखते हैं, मीटर्स में। ठीक है, तो जो टेस्ला है वो किसके इक्वल आ जाएगी, टेस्ला इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। एम्पियर के साथ एम लगाने की जरूरत नहीं है, ए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जो वो है CGS यूनिट। नेक्स्ट है जो इसके CGS यूनिट है, तो CGS यूनिट है जो वो मैग्नेटिक फील्ड के वो होते हैं गोज। वो क्या होते हैं, गोज। ठीक है जी। तो जो हमारा 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला वो किसके इक्वल होता है, 10⁴ गोल्स के। जैसे हमने किया था कि 1 न्यूटन है जब वो 10⁻7 शायद 7 या 5 टाइम्स के इक्वल होता है, तो 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 10⁴ गोल्स की। तो ये आपको होमवर्क है कि ये रिलेशन आप ड्राइव करोगे कि 1 टेस्ला 10⁴ गोल्स के कैसे इक्वल है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा, अच्छा इसे देख लो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाना, ये भी देख लो ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो पहले हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, अब हमने क्या लेनी है, एक सर्कुलर वायर लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। ठीक है जी, कार्डबोर्ड इसे बोल सकते हो आप। तो ये कार्डबोर्ड C हमने लिखी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें क्या करने हैं, एक सर्कुलर वायर इसमें पोजीशनड करनी है, मतलब लगानी है इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो मान लो ये मेरी जो सर्कुलर वायर है ऐसे हमने लगा दी। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर वायर है जो मैंने क्या कर दी, इस कंडक्टर में प्लेस कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े जो आयरन फिलिंग्स होती हैं उसको स्प्रिंकल कर। आयरन फिलिंग्स होते हैं जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं, उनको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। तो हमने क्या करना है, इस पर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो क्या कर देनी है, स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। फिर हमने क्या करना है, इसमें से करंट को पास करना है। तो हमने यहाँ से करंट को पास करवा दिया, शुरू करवा दिया। तो अब क्या देखोगे कि इसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे, इस साइड भी और इस साइड। ठीक है, और एक चीज़ आप ये देखोगे कि जैसे जैसे ये टुवर्ड्स ये सेंटर आएगा ना, जैसे जैसे ये सेंटर के टुवर्ड्स आएगा तो ये ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे ना, तो मतलब ऐसे ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम उसको ऐसे शो कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सेंटर में जो सर्कल बनेगा वो एज अ स्ट्रेट लाइन एक्ट करेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखो। ये हमारे पास है एक कंडक्टर, कार्डबोर्ड ले लिया हमने, उसमें हमने क्या किया है, एक सर्कुलर वायर है जो वो प्लेस कर दी। ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास कोई करंट हम पास करवाएंगे, पहले तो हमने इसमें आयरन फिलिंग्स हैं वो अरेंज कर दी। आयरन फिलिंग्स हम क्यों डालते हैं, ताकि वो करंट की जो करंट के पास होने की वजह से जो डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो उसको शो कर पाए। तो जब हम इस पर जो क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देंगे ना, स्प्रिंकल कर दो, इस पर डाल दो, उसके बाद उसमें करंट पास कर दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब करंट पास होगा ना, तो जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो अपने आप को ऐसे इस सर्कुलर पाथ में वो क्या करनी शुरू कर देंगी, अरेंज करनी शुरू कर देंगी अपने आप को। तो इनका ये सेंटर है, तो इस साइड भी ऐसे ही होगा कि वो क्या कर देंगी अपने आप को सर्कुलर पाथ में, जिनका एक ही सेंटर होगा, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स में खुद को अरेंज करना शुरू कर देंगी आयरन फिलिंग्स।
तो आयरन फिलिंग्स हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो एक पैटर्न ड्रॉ करे, ठीक है, जो हमें ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद देखो यही सर्कल क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो ऐसे से बनते जाएंगे, और बड़े होंगे तो ऐसे से बनते जाएंगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेंगे, जो सर्कल होगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और देखना, अच्छा ये चीज़ आ गई, फिर उसके बाद क्या है कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा राइट हैंड है, थंब रूल है, जो पहले हम क्या देखते थे, स्ट्रेट कैरेक्टर में क्या देखते थे, जो हमारा थंब है वो बताता था डायरेक्शन किसकी, करंट की, और जो ये थी हमारी फिंगर्स वो बताती थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अब सर्कुलर केस में क्या है, राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारा थंब है, ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो कर्व्स हैं फिंगर की ये बताएगा, ये क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे, ये क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम इसकी मतलब इस सेंटर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम टुवर्ड्स एट द सेंटर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है फिर, कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। उसके बाद सेम वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, मतलब रेडियस या फिर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या आएगी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एंड इज नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो वो सर्कुलर वायर में इंक्रीज हो जाएंगी ना, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। अगर देखो ऐसा है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट अगर ऐसे ही है हमारे पास तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, देखो अगर यहाँ पे करंट पास कर रहा है तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है अगर वो कम है तो कम करंट प्रोड्यूस होगा और कम ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती जाएंगी करंट है वो भी बढ़ता जाएगा इनमें, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन तीनों को कंबाइन करके लिखिए तो हमारे पास B है जो वो क्या आ जाएगा, NI/R, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, वो R की, ठीक है। उसके बाद हम जो करेंगे वो थर्ड केस वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बेटा क्या है, सोलेनॉइड एक ऐसे बनता है पहले तो ये, ठीक है। उसे डिफाइन कैसे करते हो, अ लॉन्ग टाइटली बाउंड, ठीक है, हेलिकल मतलब ऐसी शेप का, ठीक है। और क्या होता है ये सोलेनॉइड, अ लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, ठीक है। तो अब सिंपली सोलेनॉइड कैसे बना सकते हो, एक पेंसिल लो, ठीक है, पेंसिल के ऊपर क्या कर दो, कॉपर वायर को वाउंड कर दो और फिर बीच में से पेंसिल को रिमूव कर दो, तो वो जो आपके पास हेलिकल शेप की चीज़ बनेगी उसे आप क्या बोल सकते हो, सोलेनॉइड बोल सकते हो। तो सोलेनॉइड और जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सिमिलरली ये हमारे पास एक सोलेनॉइड हो गया। तो उसने बोला कि बार मैग्नेट के जैसे जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो पैटर्न बनता है वही सेम होता है जैसे बार मैग्नेट में बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक एंड नॉर्थ पोल है और इसका दूसरा एंड साउथ पोल है। जैसे सिंपल बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, ऐसे ही जो सोलेनॉइड है हमारा उसका एक नॉर्थ पोल होएगा और दूसरा क्या होएगा, साउथ पोल होएगा, ठीक है। एक चीज़ और है हमारे पास, ये देखो अगर हमारे पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड में करंट पास कर रहा है, ये मान लो ये करंट पास कर रहा है I, ठीक है। तो इसमें से करंट पास करके इस साइड आएगा, तो करंट की वजह से हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये मैंने आपको बनवाई थी पहले भी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला,
ठीक है। और ये आउटसाइड है, ठीक है, ये क्या है, आउटसाइड दी सोलेनोइड, इनसाइड ये है, ये वाला होगा इनसाइड। तो अगर याद हो आपको तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक मैग्नेट में जब अंदर की तरफ हम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इनसाइड दी बार मैग्नेट और इनसाइड दी सोलेनोइड वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। बट आउटसाइड दी सोलेनोइड और आउटसाइड दी बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे शुरू होती हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और कि इसके इनसाइड जो भी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो होती हैं यूनिफॉर्म। वो क्या होती है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, जो चेंज नहीं करती, ठीक है। बट आउटसाइड दी जो सोलेनोइड ये क्या होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये चेंज कर सकती है, ठीक है, ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इनसाइड दी मैग्नेट या इनसाइड दी सोलेनोइड जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, यूनिफॉर्म एज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड आर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि जो हमारा जो सोलेनोइड का नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास जो सोलेनोइड है उसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट किस में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मतलब वो क्या है, वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इसको याद रखने का तरीका देखो बेटा, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये चीज़ नॉर्थ पोल है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, एन बन गया, एन बना दिया हमने, ठीक है। दोबारा से देखो, ये आपके पास है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐसे बना देंगे। तो इसको ना ज्वाइन कर देंगे ऐसे इन फॉर्म ऑफ एन, तो आपको ये बन जाएगा, ये पता चलेगा कि ये कौन सा पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। सिमिलरली अगर आपके पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, देखो अगर करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको अंदर अगर ऐसे बना लूँ मैं, तो ये देखो ये एस बना दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास नॉर्थ पोल है तो मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मतलब वो आपका नॉर्थ पोल है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मतलब वो आपका साउथ पोल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखने की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इनसाइड दी सोलेनोइड, ठीक है। तो पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे, फिर अब डिपेंड करेगा एन के, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन जो हमने पिछली बार लिया था वो सिर्फ क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स थी, बट जो ये स्मॉल एन है वो क्या है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ के अप्रोक्सीमेटली कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो इसको अगर कंबाइन करते हैं तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, ठीक है जी। तो ये है ड्यू टू सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये भी एक मतलब सोलेनोइड जैसा ही होता है, इसमें भी हम क्या लेते हैं, एक लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल, ठीक है, जिसमें क्या होती है एक सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें क्या होती है एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इन इट्स कोर, मतलब इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना वो बहुत जल्दी से, जब भी इसमें से करंट पास होता है ना तो सॉफ्ट आयरन कोर फटाफट किस में चेंज हो जाती है, मैग्नेट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो मान लो हमारे पास ना एक आयरन नेल है, ठीक है, इस पर हमने कॉपर वायर को बाउंड कर दिया, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर होगी, ये कॉपर वायर होगी, इसको हमने बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और साथ में यहाँ पे स्विच कर दिया। स्विच को अगर ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर इज कंडक्टिंग वायर, तो उसकी वजह से जो सॉफ्ट आयरन कोर होगी हमारी वो किस में चेंज हो जाएगी, मैग्नेट में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, मतलब करंट पास हुआ, तो जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है किस में चेंज होगी, मैग्नेट में चेंज होगी। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद हम करेंगे परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा एक मिनट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, और किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, मतलब वही जो हमने इन केस ऑफ सोलेनोइड किया था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो किस में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई लार्ज पीसेज हैं आयरन के, उसको अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है उसके लिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है आज का, जो लास्ट टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बेटा वो मैग्नेट्स होते हैं, अगर हम देखो सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं ना, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट में चेंज हो जाता है, बट जैसे इसमें से करंट रिमूव हो जाता है ना तो वो सिंपल सॉफ्ट आयरन कोर वापस बन जाती है, उसमें से मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती है। बट परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह पे हार्ड स्टील ले लें, सॉफ्ट आयरन की जगह पे हार्ड स्टील ले लें और उसमें से करंट को पास करें तो उसमें क्या आ जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, ठीक है। जब उसमें से करंट को पास करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। और जो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, करंट ख़त्म होने के बाद, मतलब जब हम स्विच ऑफ कर देंगे करंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में इसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो मेनटेन रहेंगी, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक होमवर्क है आपके लिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो और जो परमानेंट मैग्नेट है उसका डिफरेंस पढ़ोगे, और साथ में जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो सिर्फ क्वेश्चन है, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये आप सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व होएगा तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे तो सारे क्वेश्चन हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग सर्कुलर की वजह से किस पे डिपेंड करता है, सोलेनोइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, डायरेक्शन ऑफ थंब क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पैटर्न ड्रॉ करना है हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, तो ये सारी ये आप खुद सॉल्व करोगे, बाकी मैं इसके आंसर की भी आपको भेज दूँगी। तो टिल देन ये पढ़ो आप और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है जी।